Dear students, कृष्णा कॉलेज कमालपुर छोटमलपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BA के पाठ्यक्रम में पेपर फर्स्ट इन्वायरमेंटल लॉ पेपर कोड BL 6001 पर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का वर्गीकरण पर अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक प्रदूषण के प्रकार तथा प्रदूषण का वर्गीकरण है। पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रदूषण तथा में माध्यम या साधन जिनसे होकर विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का परिवहन या विसरण होता है, जल, वायु तथा स्थल आदि आपस में इतने अधिक संबंधित तथा संबद्ध होते हैं कि किसी खास प्रकार के प्रदूषक या प्रदूषण की अलग अलग पहचान करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के होते हुए भी प्रदूषणों को कई आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से पहला होता है प्रदूषण का उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। तो आज मैं सबसे पहले क नंबर प्रदूषण का उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रदूषण का उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। प्रदूषकों के जन्म के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, प्राकृतिक प्रदूषण, इसके स्रोत क भूकंप, ख बाढ़, ग सूखा और घ चक्रवात होता है। इसमें नंबर 2 मानव जनित प्रदूषण। यह प्रदूषण एक प्रकार का होता है और सभी मानव क्रियाकलापों को समाविष्ट करता है। इनमें कुछ प्रमुख निम्न है। फर्स्ट, औद्योगिक प्रदूषण। सेकंड, कृषि प्रदूषण। थर्ड, वायु धूमर प्रदूषण। फोर्थ, धुआं। फिफ्थ, स्वचालित वाहनों का धुआं। सिक्स्थ, ध्वनि प्रदूषण। और सेवंथ, रेडियो ध्वनि प्रदूषण आदि। स्पष्ट है कि सभी प्रकार के मानव जनित प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद नंबर 2 आता है प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। प्रदूषित वस्तु के आधार पर भी प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। इस दृष्टि से प्रदूषण का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट, वायु प्रदूषण। सेकंड, जल प्रदूषण। थर्ड, भूमि प्रदूषण। फोर्थ, खाद्य प्रदूषण। फिफ्थ, ध्वनि प्रदूषण। सिक्स्थ, परमाणु प्रदूषण। तो आज मैं, जैसा कि अभी मैंने अपने वीडियो में बताया कि प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण का वर्गीकरण, पर पहले तो प्रदूषण को परिभाषित करना कोई सरल कार्य नहीं, फिर भी हमने उसको दो भागों में वर्गीकरण किया। पहला, प्रदूषण का उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। अब प्रदूषण का उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, इसमें मैंने आपको बता दिया ये दो प्रकार का बना। एक प्राकृतिक प्रदूषण, दूसरा मानव जनित प्रदूषण। अब प्राकृतिक प्रदूषण में क्या क्या आया वो हमने आपको बताया, जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना,
सूखा, चक्रवात या दूसरे नंबर पर फिर आता है मानव जनित प्रदूषण। मानव जनित प्रदूषण इसमें औद्योगिक प्रदूषण भी मानव जनित प्रदूषण के अंतर्गत आता है। कृषि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धुआं, संचालित वाहनों का प्रदूषण इसके अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जो खास नंबर है प्रदूषण का प्रदूषित वस्तु के आधार पर वर्गीकरण, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और परमाणु प्रदूषण है। आज मैं परिवार एकक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आज सबसे पहले वायु प्रदूषण का वायु प्रदूषण प्रकृति एवं परिभाषा। वायु प्रदूषण में प्रकृति एवं परिभाषा इसे जानिए। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है तथा वायु विभिन्न गैसों का यांत्रिक नियंत्रण है। इसमें 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, ओजोन की न्यूनतम मात्रा के साथ 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड तथा निष्क्रिय गैस एवं जल वाष्प धूल 0% और 4% के बीज पौधों के बीजाणु शामिल हैं। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ज़ेनॉन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि सूक्ष्म यांत्रिक गैसें भी वायुमंडल में मौजूद हैं। वायु के सामान्यतः पूर्णतया वायुमंडल में कहीं भी अनुपस्थित नहीं है। जैवमंडल में वायु का सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन तो वायु के बिना असंभव ही है। मानव जीवन वायु के बिना असंभव है। सामान्य अर्थ में प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण वायु की असंतुलित दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं। इस तरह असंतुलित वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है तथा वह जीवांत समुदाय के लिए सामान्य रूप से तथा मानव समुदाय के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो जाता है। वायु प्रदूषण की परिभाषा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 के क में निम्न रूप से दी गई है। वो क्या परिभाषा बनती है? वायु प्रदूषण में वायुमंडल में उपस्थित कोई ठोस, तरल या गैस युक्त पदार्थ जिसमें ध्वनि शामिल है ऐसे संकेंद्रण में अभिप्रेत है जो मानव या अन्य जीवित प्राणी या पौधों या संपत्ति या वर्गीकरण के लिए या इसमें ये पर्यावरण का जो वर्गीकरण किया गया है उसके लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकर होने के लिए प्रवृत्त होता है। तो यह परिभाषा जो दी गई है ये वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 के भाग क के अंतर्गत दी गई है। आगे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1921 की धारा 2 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के सामान्य परिदृश्य या घोषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 में उपबंधित किया गया है कि वायु प्रदूषण में वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषण की उपस्थिति अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से वातावरण केवल वायुमंडल से संबंधित तत्वों का समूह होने के कारण पर्यावरण का ही अंग होता है। वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है वायुमंडल कहलाता है। वायु गैसों का मिश्रण
जो पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करता है और इनका विस्तार पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में कुल वायु का 95% पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक विद्यमान 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान और शेष 5% 20 किलोमीटर के ऊपर 280 किलोमीटर तक अर्थात शेष वायुमंडल में विद्यमान है। अब वायुमंडल की संरचना, इस वायुमंडल की संरचना किस रूप में बनती है, इस पर जरा चर्चा कीजिए। वायुमंडल में विभिन्न 4 परतें हैं। वायुमंडल में सिर्फ 4 परतें होती हैं। नंबर 1 अक्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्यमंडल और नंबर 4 आयन मंडल। अब सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो अक्षोभ मंडल है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ये किस रूप में निर्मित हुआ है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को अक्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को अक्षोभ मंडल कहते हैं। इस परत में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेल्सियस की औसत दर से वायु का तापमान घटता जाता है। अक्षोभ मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक है। अक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को अक्षोभशील कहते हैं। यह मंडल जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं यथा कोहरा, बादल, ओस, पाला, ओला, तूफान, मेघ गर्जन, वर्षा आदि इसी अक्षोभ मंडल में घटित होती है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है समताप मंडल। समताप मंडल अक्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल की दूरी दूसरी परत होती है। समताप मंडल की मोटाई लगभग 50 से 55 किलोमीटर तक है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इस परत में समताप स्थिर या एक समान रहता है और उसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादलों तथा मौसम संबंधी घटनाओं से युक्त होता है। अतः समताप मंडल के निचले भाग जेट वायुमंडल के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाई है। इस मंडल के निचले भाग में 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की बहुलता पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस जीवमंडलीय परिस्थिति के तंत्र के जीवों, पादप, मानव रहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गैस सौर विकिरण को पैराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, को सोख लेती है तथा उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती तथा भूतल को अधिकरण होने से बचाती है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मध्यमंडल। अब मध्यमंडल में क्या होता है? समताप के ऊपर मध्यमंडल है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। इस पर तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर स्थित है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। उसके बाद नंबर 4 आता है फिर आयन मंडल। अब इस आयन मंडल को जानिए। मध्यमंडल के ऊपर तापमंडल है। इसके निचले भाग में आयन मंडल है।
इसमें मध्य विद्युत अवशोषित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार होता है। उसके बाद क्या होता है? वायु का कार्यकरण। अब वायु का क्या कार्यकरण होता है इसके बारे में भी जानिए। वायु का कार्यकरण, फंक्शन ऑफ एयर। वायु में विद्यमान विभिन्न गैसें विविध प्राणियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यकरण प्रक्रिया में ये चक्रण में रहती है। गैसों का चक्रण वृत्तीय रूप में है, इसलिए इसके संचरण को चक्र के रूप में जाना जाता है। प्रमुख संचरण नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चक्र है। इनको पारिस्थितिक चक्र कहते हैं। नंबर 1 आज मैं आपके सामने नाइट्रोजन चक्र अर्थात ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सुनिए। जीवमंडल में नाइट्रोजन का सभी प्रकार के जीवों, पौधों, मानव रहित या मानव सहित जंतुओं तथा वियोजन सूक्ष्म जीवों के लिए महत्व होता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड का एक आवश्यक भाग होती है तथा जीवों में प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। यद्यपि वातावरण में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल के समस्त गैसीय संगठन का 78% में पाई जाती है, परंतु जीवित जीव इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को मिट्टी में अमोनियम लवण तथा नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जब जंतु पौधों का भक्षण करते हैं तो पौधों में जैविक पदार्थों के माध्यम से नाइट्रोजन जंतुओं में स्थानांतरण हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित होता है। ये नाइट्रोजन यौगिक जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। मिट्टियों में पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का पौधों में स्थानांतरण या दमन होता है। एनाइड्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन की गैस रूप में विमुक्त होती है और अंततः नाइट्रोजन का गैस रूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन भंडार में वापसी हो जाती है। इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसकी परिभाषा निम्नलिखित में प्रतिपादित की जा सकती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस के पौधों तथा जंतुओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तित तथा उस नाइट्रोजन यौगिकों के विखंडन एवं विघटन के बाद पुनः नाइट्रोजन गैस के रूप में वातावरण में वापस आने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। उसके बाद फिर आता है कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कल मैं इस पर अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं कल आपको कार्बन चक्र क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, हाइड्रोजन चक्र क्या होता है पर अपने ये बताऊंगा। उसके बाद में फिर दूसरा जल प्रदूषण पर और भूमि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।